बच्चों कैसे हैं। तो आप लोग आज हम शुरू कर रहे हैं वेव करेक्टरिस्टिक वाला चैप्टर है, लेकिन इससे प्रीवियस जो वीडियोस है वो तो डिलीट हो चुकी है। लेक्चर 4 है हमारा। अगर हम चाहें तो इससे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो पीछे के लेक्चर हैं 3 लेक्चर थे उनको हम समरी लेक्चर के साथ आपको समझाएंगे। ऐसे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। कुछ ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट था, उसको हमने काफ़ी डिटेल में रख दिया था। लेकिन आज वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ अपने से न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं ना वो समरी लेक्चर के अंदर करवाएंगे। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स है मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल खुद ही हो जाएंगे। अगर पढ़ने वाला बच्चे कंसेप्ट आप अपना क्लियर कर सकते हो यहाँ से। तो बच्चों जो वीडियोस का मसला आ रहा है, यूट्यूब ने किया है जो हमारी वीडियोस को डिलीट होती जा रही थी, तो अभी तक तो नहीं हुई, जितनी होनी थी तकरीबन 25-30 प्लस वीडियोस डिलीट हो गई है। तो अब हमने बैकअप प्लान नहीं रखा था उसके लिए। अब बैकअप प्लान ये रखा है कि ये जो वीडियोस हम यूट्यूब पर डालते हैं उनको फेसबुक में भी डालेंगे, ठीक है, ताकि किसी एक तरफ से हट जाए तो किसी एक तरफ तो होना, ताकि आप लोगों को भी मिलती जाए। तो फेसबुक पेज बना के आपको लिंक शेयर कर देंगे, उस लिंक पे जाके आप वहीं से भी वॉच कर सकते हैं और यहाँ पे भी वॉच कर सकते हैं। तो ये मजबूरन करना पड़ रहा है, क्योंकि जब जो पीछे वीडियोस हटी है तो वो वापस हम कहाँ से ले आए, ठीक है, वो आपके लिए भी मसले है। तो हम इस मसले को इस तरह से सुलझा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए हम वेव करेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे वेव साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेव स्पीड क्या होती है, ये चीज़ें एक मैथमेटिकल फार्मूले भी हैं इनके, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वेव साइकिल। क्या है जी? वेव साइकिल। वेव साइकिल बेसिकली क्या होता है, यानी कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। वेव साइकिल कब कंप्लीट होता है? जब मीडियम का पार्टिकल, देखो वेव साइकिल में हमने वेव में कहा था कि मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। हाँ सर। अब वो ऑसिलेशन कितनी तरह की हो सकती है मेरे भाई? ऑसिलेशन यानी ऑसिलेशन ही बताती है कि वेव का चलने का स्टाइल कैसा है। अगर वेव का चलने का स्टाइल कैसा हो, यानी कि वेव के परपेंडिकुलर रहे। क्या बात है सर? ऐसे मैं कह रहा हूँ कि अगर वेव आगे है, हाँ बिल्कुल, वेव अगर आगे जा रही है, इसके पार्टिकल्स ऊपर अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं। अप एंड डाउन क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये रहा परपेंडिकुलर, यानी कि वेव और मीडियम के पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल होंगे मीडियम के, ये मीडियम के पार्टिकल और वेव परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर है वेव का। ये हम पढ़ रहे थे और ट्रांसवर्स वेव में सेम यही चीज़ मेरे बच्चों, सेम यही चीज़ हम कह रहे हैं। अगर वेव भी आगे जाए, हाँ सर बिल्कुल जाएगी, और पार्टिकल की ऑसिलेशन आगे जाए और आगे से पीछे की तरफ, यानी कि पार्टिकल की ऑसिलेशन टू फ्रो है, इसको क्या कहेंगे? टू एंड फ्रो। यहाँ पे क्या हो रहा है जी? टू एंड फ्रो हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही सुना। और ये वेव आगे जा रही है, तो यहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है। ऑसिलेशन कैसा हो रहा है? अप एंड डाउन हो रहा है। तो जब पार्टिकल का ऑसिलेशन अप एंड डाउन हो वेव के साथ, तो तब वो आपके पास परपेंडिकुलर ऑसिलेशन कहलाएगी। जब पार्टिकल का ऑसिलेशन टू एंड फ्रो हो, आगे पीछे हो, तब वो पैरेलल ऑसिलेशन कहलाएगी। तो भाई ऑसिलेशन जैसा भी हो, जब पार्टिकल मीडियम का, या वेव पार्टिकल भी बोला जाता है क्योंकि अलग अलग वेव के अंदर अलग अलग पार्टिकल रहते हैं, जब पार्टिकल मीडियम का एक मुकम्मल ऑसिलेशन करे, ठीक है, एक मुकम्मल ऑसिलेशन करे, ठीक है, कि जब कोई एक पॉइंट, जब कोई मीडियम का पार्टिकल एक मुकम्मल ऑसिलेशन करे और वो वापस अपनी जगह पे वापस आ जाए, रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट विल बी द बेसिकली वेव साइकिल। क्या मतलब सर? कुछ नहीं समझे। देखिए मैंने कहा, हाँ सर, अगर हम वेव ले लें सर, ये वाली वेव, अब यहां से ये पार्टिकल उठा, रस्सी के पार्टिकल, ये कोई वेव बनाई है मैंने, ठीक। अब होता क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये बातें तो आपको आती है। ये पार्टिकल बेसिकली यहां से उठता है, उठा 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 उठा, ऊपर ऊपर कहाँ पे जाता है? ऊपर कहाँ तक जाता है? पीक पॉइंट तक, यानी कि क्रिस तक जाएगा। उठा 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 उठा, क्रिस तक गया, और क्रिस से लौट के वापस इधर आ जाएगा, और आके इधर नहीं रुकेगा। ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन नहीं हुआ। अब इधर के बाद हम कह सकते हैं कि यानी कि ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे चला गया, फिर ट्रफ पे गया, ट्रफ से इधर आया, तो ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया। जिस तरह सिंपल पेंडुलम में होता है, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, हम कंप्लीट राउंड ट्रिप कब कहेंगे? मान लीजिए पार्टिकल इधर से हटा है, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से पीछे आया, पीछे से वापस इधर आया, तो हम कहते हैं ये एक कंप्लीट, यानी कि ऑसिलेशन है इस सिंपल पेंडुलम का। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट ऑसिलेशन है। किस चीज का? पार्टिकल का। सर यहाँ तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, नहीं, यहाँ एक ही पार्टिकल है,
पार्टिकल यहाँ गया है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर लौट के वापस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर यहाँ से पार्टिकल नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा इस तरह। तो इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाएगा। तो इस केस में कौन सी वेव है ये? ट्रांसवर्स वेव में, यानी कि चाहे ट्रांसवर्स वेव हो उसमें भी पार्टिकल का एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव में, मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यहाँ से पार्टिकल आगे गया, आगे गया, आगे गया, ये एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, सारे पार्टिकल इस तरह से आगे ऑसिलेट करते हैं, यहाँ से फिर वापस पीछे आता है, पीछे आ गया, पीछे आ गया, यानी कि पार्टिकल टू एंड फ्रो कर रहा है वेव के साथ। यानी कि पार्टिकल यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखिए एक कंप्लीट ऑसिलेशन अपनी कर रहा है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ वेव पार्टिकल। वेव पार्टिकल का या मीडियम पार्टिकल, वैसे वेव का नहीं, मीडियम का पार्टिकल को वेव पार्टिकल ही बोला जाता है, क्योंकि अलग अलग, जैसे सॉलिड के अंदर जो सॉलिड का पार्टिकल होगा, लिक्विड के अंदर वाटर का यानी लिक्विड का पार्टिकल होगा, यानी लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा, गैस के अंदर गैस का मॉलिक्यूल होगा। तो हम इन सब झंझट में पढ़ने के बजाय हम बोलते हैं पार्टिकल ऑफ वेव बोल देते हैं। भाई जिस भी मीडियम का पार्टिकल है हम बोलेंगे वेव का ही पार्टिकल है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम इसकी डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि वन कंप्लीट, आपकी बुक में भी है लेकिन वो डेफिनेशन उस तरह नहीं। वन कंप्लीट क्या है जी? वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ये कंप्लीट ऑसिलेशन है ऑफ वेव ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम बोलेंगे मेरे बच्चों, ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, यानी कि एंड वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एंड रिटर्निंग, और ये वापस लौट के कहाँ आ गया? रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज बेसिकली व्हाट आपने क्या होगा, दैट इज बेसिकली वेव साइकिल। इसको क्या कहेंगे मेरे बच्चों? वेव साइकिल। दैट इज क्या है? वेव साइकिल। ये इतनी बात समझ गई। देखो बात समझाने के लिए कहानी करनी पड़ती है, अब थोड़ी कहानी में और डालूंगा। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव के अंदर वेव साइकिल क्या बनाता है? देखो ये ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये वेव यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन को हम वेव साइकिल तो बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम समझने के लिए, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ, सोचो जरा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर वापस उधर जा रहा है। इधर तक जाने तक वेव क्या होती है? वेव यहाँ से उठती है और ऐसे जाती है। वेव नहीं रुकती, वेव तो आगे जा रही होती है। हाँ सर, तो हम ये वेव की डायग्राम बनाते हैं, यानी कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं पार्टिकल ऐसे ऐसे होके जा रहा है। भाई रस्सी ले लो, आप रस्सी ले लिया सर, उसको जर्क करो तो ऐसा लगता है रस्सी आगे जा रही है, ऐसा लगता है रस्सी आगे जा रही है, रस्सी नहीं जा रही। क्या चीज़ जा रही है सर? फिर वेव जा रही होती है। आपको झटके जो लगता है वो एनर्जी है, वो एनर्जी वेव है। हाँ सर, तो मैं कह रहा हूँ कि रस्सी जा रही है। हाँ सर जा रही है, तो रस्सी जा रही है, रस्सी के वेव जा रही है, यानी रस्सी के अंदर की वेव जा रही है। रस्सी के पार्टिकल तो ऐसे हो रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं। सर नहीं फील हो रहा है कैसे हो रहे हैं? अगर आप चाहते हो कि रस्सी के पार्टिकल सच्ची मुच्ची के क्या हो रहे हैं जी? ऑसिलेट कर रहे हैं, तो आप क्या करना होगा आपको? जो उसके रस्सी के ऊपर टेप बांधने होंगे, रेड टेप बांध लो, फिर आप व्हाइट टेप बांध लो, फिर रस्सी को ऑसिलेट करो। तो जो रेड टेप है वो आपको आगे जाते हुए नहीं दिखाएगा, आगे जाते हुए नहीं दिखाई देगा, बल्कि उसी जगह पे वो ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ सर। तो कहने के लिए जो पार्टिकल जो है रस्सी का, ये तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा होता है। हाँ सर कर रहा होता है, लेकिन इस वेव का क्या? ये वेव जब ये पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन करते, मतलब कंप्लीट कर चुका होता है, एक ऑसिलेशन अपना कंप्लीट कर चुका होता है, लेकिन उसी टाइम पे वेव पूरी उठ के एक क्रिस्ट बना के एक ट्रफ बना चुकी होती है। डायग्रामेटिकली हो रही है जैसे, सही है? सही है। तो एक क्रिस्ट और एक ट्रफ को वेव साइकिल का बना देता है इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? वन कंप्लीट क्रिस्ट एंड ट्रफ फॉर्म वेव साइकिल, फॉर्म अ वेव साइकिल। वो क्या बना देगा? वेव साइकिल। एक क्रिस्ट और एक ट्रफ क्या बना देगा? वेव साइकिल बना देगा। अगर मैं कह रहा हूं ये बात कि एक क्रिस्ट और एक ट्रफ वेव साइकिल बना रहा है, तो क्या सर इसमें कौन बना रहे हैं? इसमें तो आपको पता है कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है। कहीं पे पार्टिकल ज्यादा एकजुट होकर बैठे, फिर दूर दूर है, तो एक कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। इस बात की समझ आ रही है? कंप्रेशन कैसे? यानी मान लीजिए यहाँ दूर दूर पार्टिकल है, हाँ सर,
दूर दूर पार्टिकल है, तो अगले में क्या होंगे, करीब होंगे। तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन मिलके एक वेव साइकिल बना देंगे मेरे भाई, क्योंकि वेव एक कंप्रेशन एक रेफ्रैक्शन बना चुकी होती है, वेव साइकिल होगा ये। वेव लेंथ होता है कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन, तो वेव लेंथ बनाता है, लेकिन एक कंप्रेशन और एक रेफ्रैक्शन ही आपके पास वेव साइकिल बनाता है किसी भी इसके साथ। यानी कि जितने वेव साइकिल है, जितने वेव साइकिल बनेंगे उसी से रिलेटेड है जी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी भी, ठीक। यानी कि यहाँ पे इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव है, वन इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव है, ये क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव के केस में जब ट्रांसवर्स वेव होगी। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, फिर क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो फिर क्या रहेगा, फिर होगा वन कंप्रेशन प्लस वन रेरफ्रैक्शन। ये क्या बना देंगे मेरे भाई, ये बना देंगे हमारे पास वेव साइकिल। खैर ये बातें होती रहती है इन, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स वेव में जो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल है वो अप एंड डाउन होती है। जैसे यहाँ पर ऑसिलेशन क्या है, ये बात भी देखो, ऑसिलेशन क्या है, अप एंड डाउन है। यहाँ पे ऑसिलेशन क्या है, टू एंड फ्रो है। किसकी ऑसिलेशन, पार्टिकल की ऑसिलेशन, बस इतनी बात। नेक्स्ट बात क्या करेंगे हम, नेक्स्ट बात हम ये करेंगे कि अगर मैं पूछूं, क्या चीज पूछेंगे सर, अगर मैं ये बात पूछूं आपसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, जितने वेव साइकिल, आपको वेव साइकिल कैलकुलेट करने का आसान तरीका क्या है, यानी कि आप एक वो बनाओ, रस्सी को जर्क करो, उसमें देखो कितने वेव बन रहे, कितने साइकिल बन रहे। अगर हम इसके हिसाब से देखें, एक क्रिस्ट हुआ, फिर एक ट्रफ हुआ, यानी कि क्रिस्ट हुआ, ट्रफ हुआ, क्रिस्ट हुआ, ट्रफ हुआ, तो एक क्रिस्ट ट्रफ मिलके एक वेव साइकिल, तो ये पूरा एक वेव साइकिल है। ये क्रिस्ट और ये ट्रफ मिलके दूसरा वेव साइकिल। तो यहाँ पे आपके पास वेव साइकिल कितने हैं मेरे भाई, वेव साइकिल है 2। तो मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या कितनी होगी, फिर फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी। वेव साइकिल 2 है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 2 होगी। यानी कि जितने वेव साइकिल है उतनी फ्रीक्वेंसी रहेगी। इस बात को समझियो, जितनी वेव साइकिल है उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी, इतनी बात समझ लो। अगर वेव साइकिल 2 नजर आए तो फ्रीक्वेंसी 2 है। तो नंबर ऑफ वेव साइकिल यूनिट टाइम के, एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल बन रहे हैं, अगर जितने साइकिल बनेंगे, मान ले एक सेकंड के अंदर ज्यादा साइकिल बनने का मतलब क्या है, मान ले एक सेकंड में यहाँ पे कितने साइकिल बने, यहाँ से यहाँ तक वेव जाने में एक कितना टाइम लगा है, 1 सेकंड लगा है। तो यूनिट टाइम बोलते हैं, 1 सेकंड को क्या बोलते हैं मेरे भाई, यूनिट टाइम। तो आपको यहाँ पे देखने में यूनिट टाइम के अंदर कितने सेकंड है, आप बोलेंगे सर 1 सेकंड है। हाँ सर बिल्कुल सही है, यूनिट टाइम के अंदर, यानी यूनिट टाइम 1 सेकंड होता है। तो अब अगर मैं पूछूं ये क्रिस, ये ट्रफ, ये क्रिस, ये ट्रफ, ये क्रिस, ये ट्रफ, मैं पूछूं वेव साइकिल कितने, आप बोलेंगे सर वेव साइकिल जो है वो बन रहे हैं यहाँ पे 3। तो मैं पूछूं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी मेरे भाई, आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, मैं बोलूँगा फ्रीक्वेंसी वो होती है कि वेव साइकिल कितने हुए हैं एक यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड के अंदर। मैं ये बोलूँगा कि आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। अब ने कहा वेव साइकिल तो हमने कैलकुलेट करना आ गया, कैसे आ गया, जितने क्रिस्ट और ट्रफ, क्रिस्ट और ट्रफ, क्रिस्ट और ट्रफ मिला के बोलेंगे क्रिस्ट ट्रफ मिलके एक वेव साइकिल, फिर क्रिस्ट ट्रफ मिलके एक वेव साइकिल, फिर क्रिस्ट ट्रफ मिलके एक वेव साइकिल। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो क्रिस्ट ट्रफ है वो 3 है, तो इसका मतलब है 3 पेयर ऑफ क्रिस्ट ट्रफ है। तो आप बोलेंगे सर वेव साइकिल भी 3 है, हमें बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही। मैं पूछूंगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सर बोले फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। तो आप मैं आपसे कहूँगा कि बच्चों देखो फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने वेव साइकिल हो चुके हैं 1 सेकंड के अंदर, यानी कि यूनिट टाइम के अंदर, वो रहेगी आपका फ्रीक्वेंसी। तो आप बोलेंगे सर यूनिट टाइम के अंदर तो 3 है और 1 सेकंड यानी कि 1, 3/1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 होगी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या निकली कि नंबर ऑफ वेव साइकिल। ये 3 क्या चीज़ है, अगर इसको जनरल करें, हमने तो ये एग्जांपल दिए कि अगर ये यहाँ तक क्या नंबर ऑफ साइकिल 3 ही होंगे हमेशा, नहीं 1 भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल 2 हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल 3 हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल 4 हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल 5 हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, कि जितने भी नंबर ऑफ साइकिल होंगे 1 सेकंड के अंदर, वो आपका क्या रहेगा मेरे बच्चों, वो आपका रहेगा क्या चीज़, वेव साइकिल, नहीं फ्रीक्वेंसी होगी। तो बात करते हैं हजारों, फ्रीक्वेंसी डिफाइन इट, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव साइकिल इन यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ क्या मेरे भाई,
द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स इन यूनिट टाइम इज व्हाट? टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बुलाया है? फ्रीक्वेंसी बुलाया है। नंबर ऑफ वेव साइकिल, इसका एक फार्मूला भी होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वेव साइकिल डिवाइड बाय टाइम, एन फॉरवर्ड नंबर ऑफ वेव साइकिल, सही सुन, टी फॉरवर्ड टाइम तो नंबर ऑफ वेव साइकिल डिवाइड बाय टाइम, ये आपका क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी रहती है। अगर मैं इसकी यूनिट पूछूं आपसे, यूनिट रहेगी HERTZ, हर्ट्ज या पर सेकंड भी होती है, इसको याद रखें भाई। एन की तो कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर ऑफ वेव साइकिल की बिल्कुल नहीं है सर। टाइम की यूनिट होगी, हाँ, नीचे एस होगा, एस ऊपर ले आए तो एस -1 होगा, इस तरह इसकी यूनिट -1 होती है। समझ चुके हो? ये बात समझिए सर। अब मैं जो फार्मूला बताया हूँ, ये ऐसे वैसे फार्मूला मत समझिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं, हम करेंगे भी। समझ गए ये बात? अब आते हैं नेक्स्ट पड़ाव, हमारा अगला जो मिशन है, मिशन अगला जो मकसद है वो क्या है? नेक्स्ट क्या है? यानी कि टाइम पीरियड पूछें। टाइम पीरियड क्या चीज होगी? टाइम पीरियड होगी यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, वो टाइम पीरियड है। अच्छा, टाइम पीरियड तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे द टाइम पीरियड को? टाइम रिक्वायर्ड टू, द टाइम रिक्वायर टू, अब ये कंप्लीट वन साइकिल बोलो तो समझ तो जाओगे ना, कंप्लीट वन साइकिल इन यूनिट टाइम, बस यही कर लो। अगर इसके रिलेशन देखें फ्रीक्वेंसी के साथ, रिलेशन इसका क्या है? रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, वो रिलेशन है हमारे भाई, हमारी भाई नहीं मेरे भाई, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, रेसिप्रोकल रहते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होते हैं। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कैसे रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बताएंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपका। यानी कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इन्वर्सली साइकिल बोले तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इन्वर्सली है। फ्रीक्वेंसी किसके साथ ताल्लुक है, जरा बताता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी बोले तो नंबर ऑफ साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल्स है, हाँ सर, नंबर ऑफ साइकिल्स है यूनिट टाइम में। तो फ्रीक्वेंसी और वेव साइकिल तो एक हुआ सर, हाँ सर। वेव साइकिल बोले तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक मुकम्मल चक्कर, ऑसिलेशन मतलब चक्कर, यानी कि वेव साइकिल मतलब एक चक्कर को बोलते हैं। कितने चक्कर काटा है पार्टिकल ने, हाँ बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं पूछूं, फ्रीक्वेंसी है बेसिकली चक्कर, जी आप वाला चक्कर में जो पढ़ाई में करते हो, ये चक्कर का मतलब है कि पार्टिकल जिधर से जाए उधर वापस आए तो ये उसका चक्कर होता है, जिधर से जाए उधर वापस आए तो ये उसका चक्कर होता है। तो मैं पूछूं एक चक्कर, दो चक्कर, यानी कि अगर मैं पूछूं एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम होता है वही आपका क्या रहता है? टाइम पीरियड होता है। तो हाँ सर, तो मैं पूछूं एक चक्कर हुआ कितने टाइम में? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। अगर मैं पूछूं दो चक्कर हुए टू कंप्लीट वन साइकिल, 2 चक्कर हुए 1 सेकंड में, टाइम कितना लगा? 1 सेकंड में। एक चक्कर हुआ, अब ये बात समझाता हूँ, ठहर, एक चक्कर हुआ और टाइम कितना लिया? 1 सेकंड। मैं पूछूं फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप बोलेंगे सर जितने चक्कर उतनी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 है, 1 हर्ट्ज है। यहाँ पे टाइम पीरियड 1 सेकंड है, मैं पूछूं टाइम पीरियड कितना है? सर एक चक्कर को जो टाइम, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आप बोलेंगे सर टाइम पीरियड 1 होगा ना, 1 सेकंड होगा। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट आप बात करने जा रहे हो कि मैं पूछूं अगर 2 चक्कर हुए हैं, कितने चक्कर हुए हैं? 2 चक्कर हुए और टाइम कितना लिया? 2 चक्कर इन यूनिट टाइम, यानी कि 2 चक्कर लिए 1 सेकंड में, बिल्कुल सही। मैं पूछूं फ्रीक्वेंसी क्या है, आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज, जितने चक्कर होते हैं फ्रीक्वेंसी। मैं पूछूं टाइम पीरियड क्या होगा, सर 1 सेकंड, नहीं गलत, आपको गलत, अभी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड बोला है कि 2 चक्कर 1 सेकंड में हुए, तो 1 चक्कर जितने का हुआ है वही आपका टाइम पीरियड होगा। क्योंकि ये डेफिनेशन यही बताती है कि
एक चक्कर कितने टाइम का हुआ, वही आपका क्या है बच्चों, वही आपका टाइम पीरियड है। भाई 2 चक्कर 1 सेकंड में हुए तो एक चक्कर कितने उसमें होगा, यानी कि हाफ सेकंड में, कितने हाफ सेकंड में 0.5 सेकंड होगा इसका क्या टाइम पीरियड। समझ चुके हो। नेक्स्ट आ जाए, मैं पूछूं 3 चक्कर बताओ, 3 चक्कर हो गए कितने टाइम में, 1 सेकंड में। हाँ सर। तो मैं पूछूं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आप बोलेंगे सर 3 हर्ट्ज होगी, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। मैं पूछूं अगर फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है तो मुझे ये बताओ कि टाइम पीरियड कितना हुआ होगा। भाई एक चक्कर देखो 1 सेकंड में 3 चक्कर हुए तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है, तो मतलब एक चक्कर कितने का बड़ा होगा, 1/3 सेकंड, 1/3 सेकंड यानी कि 0.33 आई थिंक इतना होता है 1.3, हाँ 0.33 सेकंड, 0.33 सेकंड। मतलब क्या हो रहा है यहाँ, नोट किए, एक नोट करने वाली बात देखो, जब फ्रीक्वेंसी 1 थी टाइम 1 सेकंड, जब फ्रीक्वेंसी 2 होगी टाइम 0.5 सेकंड, जब फ्रीक्वेंसी 3 होगी टाइम 0.0। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और टाइम पीरियड कम होता जा रहा है। समझ पा रहे हो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, तो टाइम 1 से 0.5 हो गया, 0.5 से 0.3 हो गया। अगर आप चाहते हो 4 चक्कर हो गए 1 सेकंड में तो टाइम पीरियड और कम हो जाएगा और घट के छोटा हो जाएगा, 0.2 कुछ आएगा तो वो टाइम और कम हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इस फार्मूले की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, इस फार्मूले की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है मेरे बच्चों। समझ चुके हो। अब अगर ये बात समझ आई तो हम नेक्स्ट बात किसकी तरफ करेंगे, नेक्स्ट इशारा हमारा किस तरफ होगा वो देखिएगा। इशारों इशारों में, अच्छा नेक्स्ट बात है हमारा वेव स्पीड। वेव स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल्स तो इससे बहुत आते हैं। वेव स्पीड, वेव स्पीड क्या है, बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव। वेव डिस्टेंस कवर करती है नहीं करती, हाँ करती है सर। डिस्टेंस कवर करे वेव 1 सेकंड में, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये स्पीड का फार्मूला है उसी तरह का है। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, द डिस्टेंस क्या ट्रेवल बाय वेव इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन यूनिट टाइम। ठीक, इसे हम वेव स्पीड कहते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है, वेव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, क्या करेंगे स्पीड को भी इसे लिखते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम। मान के चलो ये कोई वेव है, अब इस वेव ने आगे ट्रेवल करना है, जाना है इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस ये वेवलेंथ की फॉर्म में कवर करती है, डिस्टेंस कवर करेगी, इसकी जो टाइम भी लगाएगी तो हम कहेंगे डिस्टेंस एस कवर किया और टाइम टी ले लिया। अगर टाइम जो ले रही है उसको मैं कैपिटल टी कहूँ मान ले, तो v इक्वल टू डिस्टेंस जो हो रहा है इसका s जो मैं कह दूं लेमडा की फॉर्म में होता है। वेवलेंथ अगर s की फॉर्म में डिस्टेंस कवर नहीं करती, वेवलेंथ का डिस्टेंस को एक स्पेशल नाम दिया है जिसे हम लेमडा कहते हैं, जो कि हमने कहा था 2 क्रिस के बीच का डिस्टेंस होता है। तो लेमडा और यहाँ पे 1/t में अलग से लिखूंगा मेरे भाई, 1/t अलग से। अगर ये बात है तो v इक्वल टू लेमडा होगा 1/t को f लिख सकते हैं, ये f t इक्वल टू 1/f है ना, तो f क्या होता है, वो होता है 1/t। एक दूसरों के उल्टे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये उल्टा है तो ये उल्टा नहीं होगा, हो सकते हैं। तो यहाँ 1/t उल्टा लिखा हुआ है तो f लिख सकते हैं, यानी कि फार्मूला बन के आएगा v इक्वल टू f लेमडा या लेमडा f। ये फार्मूला भी बहुत 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 अहम है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अहम। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार के दिए जाते हैं। फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होंगे उस तरफ देख लें। अब इन्हीं तो तीनों फार्मूलों का हमने क्वेश्चंस आपसे करवाने हैं, तो सबके लिए तैयार हो जाए। हाँ सर, सबसे जुदा है तेरी अदाएं। चलो जी, गाने शाने बाद में गा लें। अच्छा ऐसा करेंगे बच्चों, अब देखें मैंने कहा यहाँ पे टाइम पीरियड वगैरह तो सब पता है आपको, हाँ सर पता है, तो क्या चीज़ पता नहीं, क्या चीज़ आपको नहीं पता। देखो अगर मैं कहूँ तीनों फार्मूले आपको लिखना चाहिए, f इज टू नंबर ऑफ साइकिल बाई टाइम, इससे भी आएगा। और ये पहला फार्मूला हुआ,
दूसरा फार्मूला आपने ये लिखा था t इक्वल टू 1/f या f इक्वल टू 1/t कहा था। तीसरा फार्मूला v इक्वल टू एफ लेम्डा या फिर v इक्वल टू s/t है, ये भी इस्तेमाल होगा। ये फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो क्वेश्चंस के लिए तैयार रह जाए, तैयार रहें। मान के चले मैंने नंबर ऑफ साइकिल दे दिए किसी उसमें, नंबर ऑफ साइकिल n की वैल्यू मैंने आपको दे दी कितने, 30 साइकिल हो गए। कितने साइकिल हो गए, 30 साइकिल हुए। 30 साइकिल कितने टाइम में हुए सर? अब मैं पूछूंगा 30 साइकिल के लिए 1 मिनट लगा है कुछ, हाँ बिल्कुल सही। अब आप इसमें फ्रीक्वेंसी बताएं, क्या बताएं जी, फ्रीक्वेंसी बताएं। तो कैसे बताओ? बहुत आसान है सर। कैसे आसान है? मैंने कहा फ्रीक्वेंसी तो इक्वल होती है नंबर ऑफ साइकिल डिवाइड बाय टाइम, है कि नहीं? हाँ सर है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं, 30, और टाइम कितना है, 1 मिनट है, तो इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 60 करके सेकंड में ले आओगे, 60 हो जाएगा। तो 60 से डिवाइड किया, 31 जा 30, 32 जा 60, या 0 से काट के भी कर सकते हो। ये आएगा 1/2, तो कुल मिला के ये 0.2 हर्ट्ज आएगा मेरे बच्चों। समझ चुके हो? हाँ सर। अगर मैं पूछूं इस तरह का, आपको और भी दे सकते हैं। और कैसे? मान के चले इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल इस दफा आपको दे दिए कुछ 360, कितने दिए, 360, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल, और टाइम भी आपको दे रखा है। टाइम कितना देगा जी, 30 सेकंड। चलिए ले लो 30 सेकंड। तो मुझे बताओ इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैलकुलेट करके बताओ। बहुत आसान है सर। f इज इक्वल टू n/t, क्या करेंगे, f इज इक्वल टू n कितना है 360, t कितना है 30, ट्राई करो खुद ही, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी फ्रीक्वेंसी होगी मेरे बच्चों 12 हर्ट्ज। तो ये नन्हे मुन्ने से सवाल है। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, पहले अकेले करेंगे, फिर उसके बाद ये है कि मिक्स करके, फार्मूले मिक्स करके करेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, नेक्स्ट सवाल इस तरह का है, मान के चलो वो आपको फ्रीक्वेंसी दे दे, क्या दे दे, फ्रीक्वेंसी दे दे, या फ्रीक्वेंसी दे ही ना, फ्रीक्वेंसी दे दिया, पहले सिंपल सा रहते हैं, फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया 2 हर्ट्ज दे दिया, कितने दे दिया, 2 हर्ट्ज दे दिया। आपसे टाइम पीरियड मांगे, फिर क्या करोगे, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी करोगे, यानी कि 1 फ्रीक्वेंसी मतलब 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5 सेकंड। बहुत आसान सर, लेकिन इतना आसान नहीं दूंगा। अब थोड़ा सा लेवल, ये दोनों फार्मूले मिक्स करके देते हैं। आ जाए, अगर मैं पूछूं ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं क्या, अगर मैं आपसे कहूं ये जो नंबर ऑफ साइकिल आपको दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं 360, और जो टाइम दे रहा है वो आपको देगा इस दफ़ा मान के चलो जी 90, हाँ चलो 30 ही दे दिया, यही वाला क्वेश्चन है तकरीबन। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछेगा फ्रीक्वेंसी फाइंड करो और टाइम पीरियड भी फाइंड करो, दो चीज़। कैसे करो, बहुत आसान। फ्रीक्वेंसी निकालें पहले, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n/t करेंगे, हाँ बिल्कुल। n कितना है, n है सर 360 है, और t कितना है 30 है, 0 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो फ्रीक्वेंसी होगी 12। अब अगर 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, मैं पूछूं टाइम पीरियड क्या है, मैं पूछूं टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी यानी 1/12, तो ये डिवाइड कर देंगे, जितना आ गया वो आपकी टाइम पीरियड हो गया। नेक्स्ट चलो, अब अगर मैं इस फार्मूले को मिला लूँ आपसे, मतलब मिला के मिक्स करके दे दूँ, कोई एक वेव है, मतलब वेव इन द सेंस मतलब ये है कि वो उसका वेव लेंथ भी दे दूँ आपको, वेव लेंथ ये वाला, और उसका टाइम पीरियड यानी कि दे दूँ, और आपसे कोई एक चीज़ पूछूँ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई रोप है उसको आपने क्या किया है मेरे भाई, जर्क क्या है, तो उसकी जो वेव लेंथ है लेमडा 2.5 है, वेव लेंथ कितनी है 2.5 है। अगर वेव लेंथ 2.5 है, फ्रीक्वेंसी भी आपको दे दूँगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.5 हर्ट्ज है। आपसे पूछूं वेव स्पीड बताओ, बहुत आसान, वेव स्पीड क्या होगी, आपने कोई रोप लिया, उसको ऐसे आपने क्या किया, जर्क किया, उसके अंदर वेव लेंथ मतलब इस तरह जो क्रिस्ट और क्रिस्ट के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है 2.5 मीटर है, वो कितना है मेरे बच्चों 2.5 मीटर है, और फ्रीक्वेंसी भी आपको दे दी। पूछ क्या रहा हूँ अभी मैं, पूछ रहा हूँ मैं आपसे v यानी कि v इक्वल होता है f/λ, f लैम्डा, सही। स्पीड दे दूँ, ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, लैम्डा फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। लैम्डा नहीं, ये आपके पास वेव स्पीड है, वेव स्पीड ये लेते हैं, थोड़ा सा वही होगा, कोई मुश्किल नहीं, ये तो कर भी सकते हो उसी तरह, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। अब होगा क्या, वी निकालना है ना, वी निकालने के लिए क्या करोगे, वी नहीं निकालना है सर लैम्डा निकालना है, ये लो v इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा को अलग करें तो क्या होगा, v बाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लैम्डा। v कितना है, आप बोलेंगे सर 2.5, लैम्डा फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.5 है, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा ये 2.5, ये आपका बुक का भी क्वेश्चन रहता है 2.25, क्या इसके नीचे पॉइंट है, ये 2.5 है तो आप पॉइंट की जगह 1 लगा लेते हो, ऊपर पूरा 25 लिखोगे, पॉइंट की जगह 1 लगा के आगे जरूर कर सकते हैं, हाँ सर ये 10 होगा। अब नीचे इसमें भी 5 कर देंगे, नीचे 10 कर सकते हैं, बिल्कुल 10 टनाटन कट गया, 10 टनाटन, 5 को 5 5 2 25, वेवलेंथ कितना आया 2 मीटर। तो पूछ सकते हैं भाई इस तरह का भी। क्या सवाल समझ आ रहे हैं, सवालों के जवाब। नेक्स्ट चलते हैं, ये मिटा दिया। अब आपका एक बेहतरीन सवाल है, जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव होती है, ये साउंड वेव होती है ना, साउंड वेव की स्पीड 330 से ऊपर 340 341 343 टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, और ये आपको पता है साउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो साउंड की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। अब अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, एक इंफ्रासोनिक साउंड होता है, आपने नाम सुना होगा। तो इंफ्रासोनिक साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी, हमारी जो रेंज है इंसानों की, वो अल्ट्रा और इंफ्रा के बीच में है। तो आपको कह लें कि वेवलेंथ बताएं अल्ट्रासोनिक साउंड का और इंफ्रासोनिक साउंड का। वेवलेंथ किसका बताना है जी, इंफ्रा का, इंफ्रासोनिक का। इंफ्रासोनिक क्या होता है, इंफ्रासोनिक जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज हो। इसकी क्या कैलकुलेट करनी है कि इसमें वेवलेंथ कितनी है ये बतानी है। इसी तरह अल्ट्रा की, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे भाई कितनी है, 20 हर्ट्ज नहीं है बल्कि 20,000 होती है, 20 किलो हर्ट्ज होती है, इतनी कुछ है। और इसमें भी लैम्डा 2 पूछा है कितनी होगी। अब साउंड की स्पीड दोनों के लिए सेम है, चाहे वो इंफ्रा है चाहे अल्ट्रा है, स्पीड ऑफ साउंड तो बराबर होगी, वो है 340 मीटर पर सेकेंड। आपसे 2 चीज़ें मांगी है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। अब ये इंग्लिश बना के भी पूछ सकते थे, इंग्लिश अगर बना के देते तो आपको बहुत डर लगता है, जाहिर सी बात है डर लगता है। अब इंग्लिश नहीं बना के दिए तो बड़ा आसान लग रहा है आपको, ऐसा है कि नहीं, इंग्लिश बना के नहीं दिए तो बड़ा आसान भी लग रहा है। तो अगर मैं कहूँ, मैं पूछूँ लैम्डा 1 बताओ, तो भाई मेरे फ्रीक्वेंसी है वी भी है, तो लैम्डा 1 होगा v बाई F1, ये F1 है, तो v बाई F1, v क्या है 340, F1 क्या है 20, 0 से गया 2 1 का 2, इधर 14 2 7 का 14, लैम्डा 1 कितना है 17 मीटर, यानी कि 17 मीटर उसकी क्या है वेवलेंथ है, इंफ्रासोनिक साउंड की। इसी तरह मैं इसके लिए पूछूं, लैम्डा 2 पूछूं, आप बोलेंगे v बाई लैम्डा 2 होगा सर, v क्या है 340 है, और लैम्डा 2 क्या है, ना जी v बाई लैम्डा 2 नहीं होगा, v बाई F2 होगा। F2 है आपके पास, ये F2 है, 20,000, 20 किलो है, किलो की वैल्यू लगा लोगे 1000, 3 0 ऐड कर दोगे, ये हो गया 20,000। किलो 10 की पावर 3 होता है, तो उसकी जगह आप 3 0 ऐड कर सकते हो, तो ये हो गया आपके पास क्या 20,000। एक 0 तो मर जाएगा, बाकी 2 1 2 और इधर 17 आएगा, तो कुल मिला के ये 17 डिवाइड बाई क्या रहेगा मेरे भाई 0 0। अब इसको पॉइंट को आप डिवाइड करोगे ना, यहाँ 3 0 तो ऊपर 2 0 लग जाएंगे, 0 0 0.0017 है, क्योंकि एक जीरो की जगह पॉइंट लग जाता है, तो 1 की जगह पॉइंट लग जाता है, तो मतलब कह लें आप 0017 हो जाएगा, डिवाइड करने से इतना मीटर आ गया वेवलेंथ। तो हो क्या रहा है जी, हुई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी यहाँ पे तो वेवलेंथ कम होगी, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम थी तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ आ गई। तो इसका मतलब जो इंफ्रासोनिक साउंड होता है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है इंफ्रासोनिक की एज कम्पेयर टू अल्ट्रासोनिक। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल चेंज कर सकते हैं, मान के चलो वो कह दें कोई रेडियो वेव है, देखो रेडियो वेव, अल्ट्रासोनिक नहीं, रेडियो वेव, ठीक है, इंफ्रारेड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सब की स्पीड सेम होती है। अगर न भी दें तो आपने कर लेना है। फ्रीक्वेंसी किसकी है जी, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी है, कितनी है फ्रीक्वेंसी है मेरे भाई 90 मेगा हर्ट्ज है। मेगा हर्ट्ज मतलब
90 मेगा की वैल्यू क्या है 10 की पावर 6 हर्ट्ज। सही सर। अब फ्रीक्वेंसी तो ये है, मैंने कह दिया फ्रीक्वेंसी ये है, आप बोलेंगे हाँ सर सही है। अगर फ्रीक्वेंसी ये है तो मैं पूछूं कि जो रेडियो वेव है रेडियो स्टेशन से निकलती है, ठीक है जी, कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है, बात टेलीफोनिक राब्ते वगैरह के लिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये है। क्या इसकी स्पीड आपको चाहिए क्या? नहीं देगा भी नहीं, न्यूमेरिकल में देगा भी नहीं। अगर दे दिया तो आपके मतलब आप खुशकिस्मत हो, आपके वो पेपर वाले उस झंझट में आपको मुश्किल में नहीं फंसाना चाहते, ठीक है। तो दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए आपको कि भाई ये बात ना भी दे तो हम बता सकते हैं। तो बाज़ जगह हर जगह ऐसा नहीं होता कि वो सारी वैल्यूज़ आपको दें। आपने डेटा के अंदर जो चीज़ें यूनिवर्सल है, लाइक जी की वैल्यू है, अगर आप कह लें कैपिटल जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आप पढ़े थे 9th क्लास में, तो उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। अब वो ना दे तो आप उसके लिए रोना धोना नहीं करना, क्योंकि आपको याद होनी चाहिए वो कांस्टेंट है भाई, देता है तो आपके लिए खुशकिस्मती है। इसी तरह यहाँ पे ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नहीं देता। स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर स्पीड नहीं देता है तो आप अंडरस्टूड कर दोगे वो बात कि अगर न भी बताएं तो हमें ये बात पता है। तो इसलिए ये रेडियो वेव है तो इसको भी ऐसा ही ट्रीट करेंगे कि रेडियो वेव की जो स्पीड रहेगी वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो अगर ये बात है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, वेवलेंथ पूछ रहा है ना, तो ले ले वेवलेंथ ले ले। कैसे बताएगा, v बाई क्या करेंगे, v बाई एफ करेंगे। सर v तो नहीं करेंगे, c बाई एफ करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि c होता है, v जो है ना c बन जाता है, c से लिखा जाता है इन वेव की स्पीड को, जो कि लगभग 3 × 10⁸ यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो मैं कहूँगा c लिखो ऊपर 3 × 10⁸, नीचे क्या लिखेंगे 90 × 10⁻⁶। देखो मेरे भाई, अगर मैं कहूँ 3 × 10⁸ है, हाँ बिल्कुल, नीचे वाला क्या होगा 9 और ये 10⁻⁶, ये होगा, यहाँ से भी 10⁻1 आ सकता है, हाँ आ सकता है, और ये 10⁻6 हो गया। कुल मिला के जिल मिला के आंसर आ गया। 3 × 10⁻, क्या करेंगे मेरे बच्चों 8, और नीचे में देखें तो 9 × 10⁻7 रहेगा। तो इसको ऊपर 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3 रहेगा, और ये 10 की पावर क्या है मेरे बच्चों 8, ये ऊपर आएगा -7 होगा। 1/3 क्या आता है 1/3 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बोलो क्या आएगा 1। तो ये आपका वैल्यू आ गई, तो मतलब वेवलेंथ आ गई जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ थोड़ा सा मसले को थोड़ा डीपली लेके जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप करते हुए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अप हुआ आपको नजर आया, यहाँ पे थोड़ा अप हुआ नजर आया, तो इस तरह के ही क्वेश्चंस देखो। अगर आप देखते हो तो सही है, नहीं तो उधर से वापस चले जाओ, शुरू से नहीं बल्कि आगे टॉपिक समझ के फिर वापस जा सकते हैं। इसके बाद इस तरह के भी क्वेश्चंस दे सकते हैं आपको। किस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो मैं बताता हूँ। मान के चले, हाँ सर मान के चल रहे हैं, अभी तक और कुछ तो नहीं हो रहा देखो कोई वेव है, तो उस वेव ने टाइम भी लेगी, डिस्टेंस भी कवर करेगी, उसका काम ही तो यही है। अगर वो वेव है तो उस वेव का जो डिस्टेंस है और वो मैं आपको दे रहा हूँ, यानी कि उसकी जो वेव लेंथ है 4 मीटर है। वेव लेंथ कितना है 4 मीटर है। उस वेव का जो डिस्टेंस है s वो 9 मीटर है, और टाइम उसने लिया है कितना मेरे भाई, टाइम लिया है 4.5 सेकेंड लिया, 4.5 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है, हाँ सर, और फाइंड क्या करना है, f फाइंड करना है, हाँ सर। थोड़ा तो मसला उल्टा होता है, अब सारे फार्मूले इस्तेमाल होंगे इस तक तकरीबन। v फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, t भी फाइंड करना है। ये लो टाइम पीरियड कर लो अब जो कुछ करना है। अब आ जाए, अब कैसे करेंगे सोचो जरा। सबसे पहले हमने ये फार्मूला भी तो लिखा था s/t, वेव का डिस्टेंस। तो s कितना है वेव का 9 है, t कितना है वेव का 4.5। तो मेरे भाई यहाँ से आप 10 को 9 करोगे, और ये 45 लिख के नीचे 10 लिख सकते हैं। ये तीसरे डिवाइड में है तो ये उछल के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9 × 10 होगा तो 90 होगा, और 45 डिवाइड करोगे 45 1 = 45, 45 कितना 90 होता है 2। तो इसका मतलब है वेव स्पीड कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं,
फ्रीक्वेंसी। तो आपने ये फार्मूला तो पढ़ रखा है एफ लेमडा, तो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी पूछूँ तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी बाई लेमडा रहेगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो वी बाई लेमडा है मेरे भाई, तो मैं कहूँगा वी कितना है, आप बोलेंगे सर 2 है। लेमडा कितना है, आप बोलेंगे सर 4 है। तो 2 1 2 2 2 4, यानी कि कितना आया 1/2। 1/2 कैलकुलेट करोगे तो ये 0.5 सेकेंड होंगे, नहीं हर्ट्ज आएगा। समझ गए। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बता दी तो क्या मैं आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछ सकते हैं। 1/f कर दोगे, 1/f मतलब 1/0.5 कर दोगे। 1/0.5 का मतलब क्या है मेरे भाई, 5 और नीचे 10, नीचे से 10 को ऊपर कूदाया, इधर ले आए तो ये होगा 10/5, 5 2 10, यानी कि 2 सेकेंड बन के आ जाएगा। इतनी बात समझ गए हो तो बोलो हाँ। अगर मैं इसके अंदर थोड़ी चेंज करूँ, वेव लेंथ में तो फ्रीक्वेंसी दे दो आपको, तो क्या निकाल सकते हो? हाँ सर देखो एस दे दो, टी दे दो, लेकिन वेव लेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी दे दो। फिर आपसे मैं इधर वेव लेंथ पूछूँ और इधर आपको टाइम वेव लेंथ पूछूँ, टाइम पीरियड भी पूछ सकता हूँ ना। तो ये क्वेश्चन मतलब हर तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको तैयार कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा। तो जाके आपने एक्सरसाइज के अंदर कुछ एमसीक्यूज हैं वो भी करने हैं, और साथ ही साथ आपने एक और काम करना है, जो न्यूमेरिकल है वो भी करने हैं। ठीक है, तो फिर हम इन चीज़ों को जो रह रही ना वो हम समरी लेक्चर के अंदर चीज़ों को क्लियर करेंगे। लाइव आके समझ चुके हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।